हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपके कोर्स MGT 613 जिसका नाम है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इसके लेक्चर 3 से रिलेटेड आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इसका कंटेंट आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स, वीडियो लेक्चर्स और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को रिव्यू करने के बाद बनाया गया है, और इसमें अपना रिसर्च वर्क भी ऐड किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये इस वीडियो का कंटेंट है ओवरऑल। इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, आप पॉज करके भी देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। जी, तो ये आपके सामने एक वर्ड नज़र आ रहा होगा, कंपेटिटिवनेस का। इससे सिमिलर और वर्ड्स भी आपने अक्सर सुने होंगे, कॉम्पीट या कंपटीशन। अब ये इनका ओवरऑल मीनिंग जो है वो मुकाबला करना, ठीक है, होता है। तो मुकाबला किन के बीच? कंपनीज़ के बीच। किन कंपनीज़ के बीच? वो कंपनीज़ जो कि सर्विसेज और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। हमें ये तो पता है कि ऐसा तो नहीं होता कि हर सेक्टर की बस कोई एक ही कंपनी होती है और वही बस आगे जा रही होती है और उसके मुकाबले में और कोई नहीं होता। तो हमें ये तो पता है कि हर सेक्टर होता है, हर सेक्टर में डिफरेंट कंपनीज होती हैं। जिस तरह गाड़ियाँ एक कंपनी प्रोड्यूस कर रही है तो वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करती है, उस सेक्टर में और भी ऐसी काफ़ी कंपनीज होती हैं। कोई कंपनी मेडिसिन दवाइयाँ प्रोड्यूस कर रही है तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। कोई कंपनी सीमेंट प्रोड्यूस करती है तो सीमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है। ये तीनों मैंने एग्जांपल्स दिए आपको उन कंपनीज की जो कि प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं सर्विसेज सेक्टर की भी, कि अगर बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है, तो उसमें आपको पता है कि कितने ज़्यादा बैंक्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो उसमें हमारे पास यहाँ की अगर एग्जांपल लूँ मैं, तो होंडा, टोयोटा, रिसेंटली किया, ये आपस में कॉम्पीट कर रहे होते हैं, मुकाबला कर रहे होते हैं। सिमिलरली बैंकिंग सेक्टर में नेशनल बैंक तो चले गवर्नमेंट के एंड से हो गया, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के कितने ज़्यादा बैंक्स अभी आपस में मुकाबला कर रहे होते हैं। मुकाबला कैसे होता है? हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो आगे जाए, ठीक है। आगे जाना क्या होता है? आगे जाने का मतलब ये होता है कि सक्सेसफुल हों, कामयाब हों, ठीक है। अब कामयाबी कैसे मिलती है? कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उनके पास हों, ठीक है। तो ये कामयाब होना होता है। इसी तरह की डेफिनेशंस जो हैं वो हमारे पास हमारे हैंडआउट्स में भी मेंशन थी। पहली तो ये है कि जी, ख्वाहिश होती है हर कंपनी की कि वो दूसरी कंपनी जो कि उसी सेक्टर से बिलोंग करती है वो उससे आगे जा पाए, ठीक है, उसके मुकाबले में कामयाब हो। सेकंड, इसमें जो डेफिनेशन हमें दी हुई है वो ये है कि ऑब्वियसली कस्टमर की भी कुछ ख्वाहिशात होती हैं, तो और ये ख्वाहिशात बड़ा ज़रूरी होती हैं जानना, क्योंकि उस हिसाब से फिर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, फिर वो ज़्यादा बिकती भी हैं अगर तो वो कस्टमर की उम्मीदों के मुताबिक हों। तो ये भी एक और डेफिनेशन है कि हर कंपनी की ख्वाहिश होती है कि वो दूसरी कंपनी के मुकाबले में कस्टमर की ख्वाहिशात को ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरा करे, ठीक है। तो ये ओवरऑल इनकी कॉम्पिटिटिवनेस की डेफिनेशन हो गई। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये दो तरह की मार्केट्स की डिटेल्स मेंशन्ड है। एक है मोनोपोलिस्टिक मार्केट और दूसरी है परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट। अब इन दोनों मार्केट्स में ये होता है, जो पहली वाली मार्केट है मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, इसमें आप ऐसा समझ लें कि किसी एक सेक्टर में बस एक ही कंपनी है और उसको मुकाबला करने के लिए कोई और कंपनी है ही नहीं। जिस तरह आप फ़र्ज़ करें ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो गया, ये एग्जांपल दी हुई है, इस तरह तो कोई और सेक्टर भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, वहाँ पर सिर्फ एक ही कंपनी है होंडा के नाम से, और उसके मुकाबले में और कोई कंपनी है ही नहीं। अब अगर ऐसा होता है तो फिर वो कंपनी तो अपनी मर्ज़ी की प्राइसेस भी सेट कर सकती है, अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट सर्विसेज भी प्रोड्यूस कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक ही है, उसके मुकाबले में कोई है ही नहीं। सिमिलरली इसके बरक्स एक और मार्केट भी होती है जिसको परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट कहते हैं। इसमें ये होता है कि काफ़ी फर्म्स होती हैं, ठीक है, काफ़ी कंपनीज होती हैं एक ही सेक्टर के अंदर, और वो आपस में एक दूसरे से मुकाबला कर रही होती है, लेकिन वो मुकाबला कुछ ऐसे होता है कि कोई भी कंपनी जो है वो बिल्कुल सरफहरिस्त नहीं होती। हर कोई जो है ख्वाहिश रखता है कि वो आगे जाए, लेकिन ये कि किसी के हाथ में मार्केट नहीं होती, सब तरह इक्वल लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल डेफिनेशंस होगी इनकी। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास हैं वो 5 एरियाज जिसमें कंपनीज आपस में एक दूसरे के साथ compete यानी मुकाबला कर रही होती हैं। पहला हमारे पास है प्राइस यानी कीमत। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जब एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत कम करती है, गिराती है,
तो उसको कस्टमर ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ख्वाहिश होती है कि कस्टमर अपने पैसे बचा सके। और यही वजह है कि फिर दूसरी कंपनी जो उसी सेक्टर में उसी तरह की प्रोडक्ट दे रही होती है तो वो भी मजबूर होती है कि वो भी अपनी कीमत कम करे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो फिर वो कस्टमर्स जो है वो लूज़ कर रही होती है। तो इनका मुकाबला कीमत पर भी होता है, और ये हमने अक्सर देखा है कि फ़र्ज़ करें एक ही कैटेगरी, जिस तरह चाय ले लेते हैं, चाय की पत्ती के अगर तीन ब्रांड्स पड़े हुए हैं डिफरेंट, और एक पे बचत पैक या सेविंग पैक लिखा हुआ है, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम उसी को पिक करें। तो फिर वो जो बाकी दो ब्रांड जो कि उसी के साथ पड़े हुए हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि वो मुकाबला करके अपनी कीमत जो है वो कम करें। लेकिन कीमत कम करने का मतलब ये है कि शायद कहीं ना कहीं पे मैं क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्वालिटी का। कुछ कंपनीज की ख्वाहिश होती है कि वो मार्केट में अपनी क्वालिटी से जानी जाएं, ठीक है, कि लोग कहें कि यार इन कंपनी की जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती हैं वो हमेशा हाई क्वालिटी की होती हैं। और क्वालिटी वो कैसे दे पाती हैं अच्छी के, या तो वो जो अशिया, जो रॉ मटेरियल्स अपनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स वो हाई क्वालिटी के होते हैं, या उनकी मशीन्स या वो इंसान या वो एम्प्लॉयज़ जो उनके साथ काम कर रहे हैं वो काफ़ी स्किल्ड होते हैं, ठीक है। वो अच्छी चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस कर पाते हैं अच्छे तरीके से। तो ये फिर फ़र्क लाती है दूसरी कंपनियों के मुकाबले में, और फिर कंपनीज की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी के सर्विस जो है वो या प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करें, ताकि वो जानी जा सकें। तो इस पर भी मुकाबला होता है। तीसरा हमारे पास एक फैक्टर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का, कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के मुकाबले में ऐसा क्या मुख्तलिफ दे रही है कि कस्टमर्स उसके पास आए। इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं तो गाड़ी के सेक्टर से ले लेते हैं। काफ़ी हमने रिनाउंड कंपनीज के नाम सुने हुए हैं, लेकिन रीसेंट पास्ट में हमारे पास टेस्ला का अगर आपने नाम सुना हो, जो कि एक मेजर इनोवेशन लाया कि उसने इलेक्ट्रिक कार्स प्रोड्यूस करना शुरू की। तो वही कैटेगरी थी गाड़ियों की, लेकिन उसने इनोवेशन और जदीद दौर को देखते हुए नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें ओवरऑल इलेक्ट्रिक कार्स आई और एक अच्छी खासी मार्केट उसने भी कैप्चर की। तो ये वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है उन्होंने क्रिएट की। तो ये हो गया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देन देर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी ओवरऑल ये देखा जाता है कि आपकी कंपनी में तब्दीली लाने में कितनी ओवरऑल आप कह रहे हैं लचक की सलाहियत रखती है, ठीक है। कि अगर आपसे कल कहा जाए कि जी आप अगर आज 100 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपसे मैं अचानक कहूँ कि यार मुझे कल जो है ना आप 200 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर लें, तो क्या आप में इतनी सलाहियत है, इतनी लचक है कि आप कल उसी रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए 200 बना लें? या फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि यार आप की जो प्रोडक्ट है इसमें आप कल ये चीज़ चेंज कर लें, ये फीचर्स चेंज कर लें, तो सलाहियत है कि वो तब्दीली आप जल्दी से, वो चेंज जल्दी से आप ले आएँ, ठीक है। तो अगर वो सलाहियत आप रखते हैं तो आप आगे जा सकते हैं, और फिर कस्टमर्स प्रेफर करते हैं कि यार इनको तो जो कहो वो जल्दी कर लेते हैं। तो फिर इसमें भी मुकाबला होता है कंपनीज का आपस में, कि वो अपने पास टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज लोग ऐसे रखें कि अगर ऐसा मौका आए तो वो जल्द से जल्द कस्टमर की ख्वाहिशात के मुताबिक वो चीज़ या तो जल्दी प्रोड्यूस कर पाएँ। वो प्रोडक्ट भी हो सकती है, वो सर्विस भी हो सकती है, या फिर ओवरऑल जो है वो अगर कोई चेंज का कहा जाए, कोई तब्दीली का कहा जाए किसी प्रोडक्ट या सर्विस में, तो वो भी जल्दी से जल्दी वो पूरी कर पाएँ। लास्ट हमारे पास है जी टाइम, वक्त। इसमें भी दो किस्म की एग्जांपल्स आती हैं, कि एक तो ये है कि अगर आपसे कस्टमर ने कुछ मांगा हुआ है कि ये उसको चाहिए, तो वो उसको जल्द से जल्द मिले, ठीक है। तो कंपनी इसमें मुकाबला करती हैं कि वो कम टाइम में वो सर्विस या प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंचा पाएँ, ठीक है। और दूसरी ये होती है कि एक कंपनी में इस तरह की सलाहियत हो कि वो प्रोडक्ट जब एक ज़रूरत बनी हुई है लोगों की, वो उसको सही टाइम पर जो है उसको प्रोड्यूस कर सके, कि जब वो चाहिए थी उस कस्टमर को, बजाय से कि वो जब टाइम गुजर जाए तो उसके बाद वो प्रोड्यूस करके दे रही हो। तो ये ओवरऑल ये पांच मेजर एरियाज हैं जिसमें कंपनीज आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रही होती है। नेक्स्ट देखते हैं। आगे जी हमारे पास है कि अगर एक कंपनी को अपने ही सेक्टर में किसी और कंपनी या कंपनीज के साथ मुकाबले में कामयाब होना है, तो उसको इन दो सवालात के जवाबात का अच्छे तरीके से पता होना ज़रूरी है। पहला तो ये कि क्या उसको ये पता है कि उनके कस्टमर्स की ख्वाहिशात, ज़रूरियात हैं क्या, ठीक है। क्योंकि ऐसा ना हो कि वो प्रोडक्ट और सर्विस बना रही है और बाद में पता लगे कि इसमें तो वो रिक्वायरमेंट्स या वो ज़रूरियात जो कि कस्टमर्स की थी वो पूरी नहीं हो रही। तो इसलिए मार्केटिंग टीम जो है वो एक बड़ा रोल प्ले करती है कि वो पहले से ही एनालिसिस या ये सर्वे करा लेती है कि कस्टमर्स को असल में चाहिए क्या। तो वो जो चाहिए होता है वो फिर कोशिश की जाती है कि वो उस प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर शामिल किया जा सके, और एट द एंड कस्टमर को वो डिलीवर भी हो, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये है कि हाउ
कैन आवर बिजनेस डिलीवर द रिक्वायर्ड वैल्यू टू द कस्टमर्स। ठीक है, वैल्यू यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला सा मेंशन था इसमें कि परफॉर्मेंस ओवर कॉस्ट। अब परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, परफॉर्मेंस ये तमाम इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, जिसकी हमने पहले डिस्कशन की थी कि क्या उसमें सलाहियत है कि वो जल्द से जल्द कोई तब्दीली ला सकती है प्रोडक्ट के अंदर, कोई स्पेशल फीचर्स दे सकती है, अच्छी क्वालिटी दे सकती है कम प्राइस में। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम परफॉर्मेंस उस कंपनी की, और ये अगर आप डिवाइड कर लें कॉस्ट पर तो ये वैल्यू निकल आती है। ठीक है, और वैल्यू क्या करती है, जेनेरिक टर्म्स में कस्टमर को एट द एंड ऑफ द डे जो है वो सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो तो वो प्रोडक्ट या सर्विस जो उस कस्टमर को आप देने जा रहे हैं उसमें क्या वो रिक्वायर्ड वैल्यू है, जिसके बाद कस्टमर आखिर में खुश होगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास है हाउ ऑर्गेनाइजेशंस कैन गेन कंपेटिटिव एडवांटेज। तो इस मुकाबले में जो किसी कंपनी का अपने ही सेक्टर में किसी और कंपनी या कंपनीज से हो रहा है, इसमें अगर उसने आगे जाना है तो वो क्या करेगी। तो ये सवाल प्लस फेल किस तरीके से होती है या किन वजूहात पर फेल होती है, इन दोनों सवालात के आंसर्स मैं आपको एक ही बार बताऊंगा। लेकिन पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के दो तीन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं और वो काम क्या करते हैं। तो ये वो तीन डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस। ये जो काम करते हैं वो मैं आगे आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में हो। ठीक है, पहला काम जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर वो प्रमोशन के हवाले से, एक प्रोडक्ट या सर्विस यहाँ पर बन चुकी है फ़र्ज़ करें, तो मार्केटिंग टीम का काम होता है कि उसको प्रमोट करे। प्रमोशन कैसे होती है कि उसके इश्तहारात इश्तहारात टीवी पे लगा लिए, रेडियो पे लगा लिए, ठीक है, सोशल मीडिया जो हमारे फेसबुक, यूट्यूब वगैरह है, वहाँ पर लगा लिए, न्यूज़पेपर पर लगा लिए, ठीक है, या इवन एसएमएस चैनल के थ्रू जो हमें एड्स आ रहे होते हैं वहाँ पर। तो उसका मकसद होता है अवेयरनेस पैदा करना लोगों में कि ये प्रोडक्ट और ये सर्विस, इसके ये फीचर्स हैं, ये इसकी ये कीमत और ये इस तरीके से आप अवेल कर सकते हैं। तो मार्केटिंग टीम एक तो प्रमोशनल काम करती है, जितने अच्छे तरीके से हो उतने अच्छे तरीके से कस्टमर जो है वो अवेयर होता है, फिर वो उस प्रोडक्ट या सर्विस को ख़रीद रहा होता है। फिर कीमत कितनी रखनी है उस प्रोडक्ट या सर्विस की, ये भी मार्केटिंग डिसाइड करता है। उसके अंदर फीचर्स कौन कौन से होने चाहिए, ये मार्केटिंग डिसाइड करता है। जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी वो बना चुका है या जो बन रही हैं उसकी एंड टू एंड मैनेजमेंट, ठीक है, वो मार्केटिंग टीम करती है। कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाने से पहले कस्टमर की ख्वाहिशात, ज़रूरियात को जानना, ठीक है, ये भी मार्केटिंग टीम का काम होता है, क्योंकि ये अगर वो अच्छे तरीके से करेगी तो ही वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। ये भी मार्केटिंग का काम होता है। कोई प्रोडक्ट या सर्विस बन चुकी है तो वो कहाँ पर बेचनी है, ठीक है, कहाँ पर प्लेस करनी है कि कस्टमर वहाँ से ख़रीदे उसको, ये भी मार्केटिंग टीम का काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंस। फाइनेंस टीम बजटिंग का काम करती है, फोरकास्टिंग करती है, बजट ओवरऑल मैनेज करती है कि क्या चीज़ आगे ख़रीदी जाएगी, कितना ख़र्चा होगा उस पे, या कितना हम ओवरऑल आगे कमाने जा रहे हैं, आगे हमारा ख़र्चा कितना होना जा रहा है। ठीक है, ये ओवरऑल काम करती है। इसके अलावा कंपनी के कैश फ्लो को मैनेज करती है, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, ठीक है, इसको देखती है। फिर ओवरऑल कितना कमाया, कितना खर्च किया, इसकी रिपोर्टिंग और इसकी एनालिसिस जो है ना वो अलग कर रही होती है। ऑपरेशंस, जो हमने, अगर आपको याद हो तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट में हमने जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें ये तमाम रोल्स पढ़े थे, बड़े अहम थे। आप अगर उसको देखना चाह रहे हैं तो मैंने वहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं और उनके ये अहम काम है कुछ, ठीक है, जो ये करते हैं। अब सवालात दो थे कि ऐसा क्या वो करे जिससे वो आगे जा सके, और ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से अक्सर वो फेल होती हैं। ठीक है, तो आपने करना ये है कि इन सवालों का आंसर्स अगर आप देना चाह रहे हैं तो इस तरीके से दे सकते हैं कि हमने इससे पहले जो पॉइंट्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो, मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ आपको ये। ठीक है, तो अगर आगे जाना है तो अव्वल तो इन काम को अच्छे तरीके से करना होगा, ठीक है, कि कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट देनी होगी। इसके अलावा उसके अंदर अच्छे फीचर्स हों जो कि दूसरे के मुकाबले में उसको अलग कर सकें। इसके अलावा उसमें सलाहियत होनी चाहिए कि अगर उसको कोई तब्दीली का कहा जाए तो वो जल्दी से तब्दीली कर सके, और फिर वो टाइम पर जो है वो चीज़ को पहुंचा भी सके, या इसके अलावा जिस टाइम पर उस कस्टमर को वो चीज़ चाहिए उस टाइम ही पर उसको वो मिले। ठीक है, तो अगर तो उसने आगे जाना है तो ये चीज़ें होनी चाहिए। प्लस कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें अगर सही तरीके से होंगी तो एक कंपनी जो है वो, या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, उसको एक एडवांटेज मिलेगा, वो आगे जा पाएगी दूसरी कंपनी के मुकाबले में। अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करना है, फ़र्ज़ करें कि वो कंपनी की मार्केटिंग
टीम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ये सर्वे कर पाए कि इन एक्चुअल वो प्रोडक्ट जो आगे वो बनाने जा रही है उसमें उस कस्टमर को चाहिए क्या। ठीक है, तो अगर वो अच्छे तरीके से जान लेती है या फिर उसकी अच्छी तरीके से प्रमोशन कर लेती है तो वो उसको एक कंपैरेटिव एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी के बरक्स जो अगला सवाल था कि फेल क्यों होती है, तो फेल का आपने इसका ऑपोजिट आंसर दे देना कि अगर कोई कंपनी का मार्केटिंग, फाइनेंस या ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ये काम सही तरीके से नहीं करता, ठीक है, या फिर इससे पिछले पेज पर जो मैंने आपको बताया फ्लेक्सिबिलिटी, ओवरऑल टाइम वाला, क्वालिटी वाला, प्राइस वाला, वो काम वो सही तरीके से नहीं करते, तो वो कंपनी जो है वो फेल होती है। फेल में मैं कुछ और पॉइंट्स ऐड कर लेता हूँ जो आपकी हैंडबुक्स में भी लिखा हुआ था। एक तो ये था कि जी कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म का नहीं सोचती, शॉर्ट टर्म का सोचती है। इसका मतलब ये है कि अगर वो कुछ सोच रही है तो वो शायद 3 से 6 महीनों का सोच रही है कि हम इस तरह से कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत आगे का नहीं सोचती, अगले 2-3 सालों का नहीं सोचती, तो अक्सर फेल होती हैं। या कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाने जा रही है तो फोकस सिर्फ ये रहता है कि इसके अंदर हम इसके डिज़ाइन पर काम करें, अंदर ओवरऑल फीचर्स क्या हैं, कीमत क्या है, क्वालिटी क्या है, उस पर इतना फोकस नहीं हो रहा होता। ठीक है, या फिर उसकी इंटरनल कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती। इंटरनल कम्युनिकेशन ये है कि एट टाइम्स ऐसा होता है कि उनके कस्टमर तो डायरेक्ट किसी कंपनी के मैनेजर या सीईओ के पास नहीं आ रहा होता या मार्केटिंग की टीम के पास नहीं आ रहा होता, वो फ्रंट एंड टीम के पास आ रहा होता है जो कि कस्टमर सर्विसेज की होती हैं, उनके पास आके शिकायत रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि उस फ्रंट एंड टीम जो कस्टमर सर्विसेज की है उसके पास जो कस्टमर की सजेशंस, शिकायत या रिक्वेस्ट आ रही हैं वो ऊपर लेवल तक, खास तौर पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट तक लाजमन पहुंच रही हो, ताकि उनको आगाही हो सके कि उनके प्रोडक्ट्स में क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। ठीक है, तो अगर तो ये होता है तो कंपनी आगे जाती हैं, ये काम नहीं हो रहा होता तो कंपनीज अक्सर जो है वो फेल हो रही होती हैं। ठीक है, और लास्ट में वही बात कि ये जानना कि जो बनाने जा रहे हैं वो कस्टमर की ज़रूरियात के मुताबिक हो। तो ये ओवरऑल आपके इन दो क्वेश्चंस का बड़े अच्छे तरीके से आप इसका आंसर दे पाएंगे अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है उसका आइडिया हो। आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ये कीवर्ड नज़र आ रहा होगा, ये वमोसा, VMOSA के नाम से। इसके अगेंस्ट मैं एक टेबल भी आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ लेटर्स हैं जो कि इसमें यूज़ हुए हैं, जिस तरह फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड, जैसे वी हो गया, एम हो गया, ओ हो गया, एस हो गया, ए हो गया। ठीक है, ये एक सीक्वेंस में है तो आप इसको वमोसा कह लें। ठीक है, याद रखने के लिए। अब आपके हैंडआउट्स में मिशन का जिक्र था, गोल का जिक्र था, स्ट्रैटेजीज का जिक्र था और टैक्टिक्स का जिक्र था। ठीक है, इन कुछ वर्ड्स को मैंने ऐड किया जो कि ओवरऑल इसका सीक्वेंस और ओवरऑल सेंस बनाएंगे। ठीक है, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। जब आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी बनाना होती है तो उसके लिए उसको बनाने से पहले कोई ना कोई कोई ख्वाब सोचता है। ठीक है, वो ख्वाब बेसिकली बताता है कि उसके अंदर आप चाहते क्या हैं। ठीक है, उस ख्वाब को मतलब ड्रीम कह लें आप। ठीक है, वो आपका विजन कहलाता है। ठीक हो गया, अब इस विजन को थोड़ा और आप एक्सप्लेन करते हैं मिशन से। ठीक है, मिशन में थोड़ा आता है कि आप इन एक्चुअल क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, फिर इस मिशन को आपके ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स जो है वो और एक्सप्लेन करते हैं कि जो आप करना चाह रहे हैं वो कितना होगा और कब होगा। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को आपकी स्ट्रैटेजीज जो है वो फर्दर एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे होगा। फॉर इंस्टेंस आपका विजन था, आपका ख्वाब था K2 की चोटी ओवरऑल सर करना। ठीक है, तो उस चोटी को कैसे सर करना ये आपकी स्ट्रैटेजी बताती है। ठीक हो गया, फिर स्ट्रैटेजीज को फर्दर एलैबोरेट या एक्सप्लेन करते हैं आपके एक्शन प्लान्स और टैक्टिक्स। ठीक है, इसमें आप बताते हैं कि इन एक्चुअल क्या हो रहा होगा, उसको कर कौन रहा होगा और कब हो रहा होगा। ये थोड़ा और डिटेल्ड फॉर्म होता है। तो इन सिंपल वर्ड्स आप ले लें कि हर एक स्टेप डाउन जब आ रहे होंगे तो आप थोड़ा और डिटेल्स ऐड कर रहे होंगे अपने उस ख्वाब को पूरा करने के लिए कि वो किस तरीके से हो रहा होगा और कब हो रहा होगा, कौन कर रहा होगा। ठीक हो गया, इसको एक एग्जांपल की फॉर्म में भी देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस आपका ख्वाब है कि कोई भी भूखा ना सोए। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट एक मिशन मेंशनड है, टू प्रोवाइड एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज टू एनेबल पीपल एनीवेयर टू रेज द फूड दे नीड लोकली सो दे बिकम सेल्फ रिलायंट। ठीक है, सो दे बिकम सेल्फ रिलायंट, ये आपका वाई हो गया। ठीक है, वट क्या है कि आप चाहते हैं कि अगर कोई भूखा ना सोए तो उसके लिए आप ओवरऑल कुछ ऐसी स्किल्स, एक्सपर्टीज या रिसोर्सेज जो है वो इनेबल करें उन लोगों के लिए जो कि लोकली फिर खुद से ही अपना खाना जो है ना वो उसकी पैदावार कर सकें। ठीक है, और वो किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, वो खुद से अपना काम जो है वो कर पाएँ, खाना
प्रोड्यूस करने वाला, ठीक है, वो किसी के मोहताज ना हो। तो मोहताज ना होना वाई हो गया, और वर्ड जो है वो आपका ये पहली लाइन कवर कर दी। अब ऑब्जेक्टिव और गोल में क्या है, अब ये इसी पॉइंट को आपका ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है। अब इसके अंदर ये ऐड हो रहा है कि हम क्या और कैसे कर रहे होंगे और कब कर रहे होंगे। तो वो है कि टू डिलीवर ट्रेनिंग, कि हमने ट्रेनिंग देनी है, और टूल्स, कुछ ऐसे टूल्स देने हैं हज़ार उन गाँव में जो कि ओवरऑल कहत साली से इफ़ेक्ट हुए हैं, ठीक है। और ये हमने कब करना है, ये 2022 के अंदर करना है। तो ये इसमें हमने वैन को भी कवर कर दिया जो 2022 था। कब और क्या करना है ये ओवरऑल लिख दिया कि हज़ार विलेजेस को जो है ना हमने ओवरऑल कुछ टूल्स और ट्रेनिंग्स देनी है, ठीक है। फिर स्ट्रैटेजी क्या होगी, स्ट्रैटेजी फिर इसी पॉइंट को आपके थोड़ा और एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है, कि हमने 10 ट्रेनिंग सेंटर बनाने हैं जहाँ पर गांव वालों के लिए कुछ मॉडर्न जो खेती बाड़ी का टेक्नोलॉजी है वो पड़ी हो। वहाँ पर हम हर घर के एक फ़र्द को, जो फैमिली का एक बड़ा मेंबर है, उसको जो है अवेयर करेंगे, एजुकेट करेंगे, उसको तालीम देंगे कि कोई फसल जो है वो उसमें अगर कोई बीमारी आती है तो उससे किस तरह बचाव किया जा सकता है, या फिर फूड जो आप बना लेते हैं उसको स्टोर किस तरह से करना है, ठीक है। या उसके अलावा हमने उस फर्द को जो है कुछ टूल्स, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो मशीनरी हो सकती है, वो भी साथ दे देनी है, ठीक है। आखिर में एक्शन प्लान जो है वो क्या होगा, एक्शन प्लान ये होगा कि ऑब्वियसली उस जो प्लान है, वो जो ड्रीम है, उसको एग्जीक्यूट भी तो होना है। तो उसमें ये है कि हर फैमिली के उस फर्द को जिसको वो दिया गया, फिर उस पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो ओवरऑल गंदम और चावल की फसल जो है वो उगाए पूरे साल में। मतलब एक बार एक हाफ में वो कोई जो मौसम के लिहाज से जो बन रही है चावल की फसल, तो चावल की फसल बनाए, नहीं तो फिर वो गंदम की फसल बनाए 2022 में। और वो उसके साथ अमाउंट्स भी लिख लिए, एक किस्म के टारगेट्स भी सेट कर लिए कि वो इतने इतने अमाउंट के जो है ना वो गंदम और राइस जो है वो उगाए। तो ये ओवरऑल जो है एक एग्जांपल थी जो कि मैं इसके साथ को रिलेट करना चाह रहा था, ठीक है। आपको वीयू हैंडआउट्स में आपके लेक्चरर ने कोई वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपने कामयाब होना है तो आप उसको भी रिलेट कर सकते हैं। लास्ट में इस लेक्चर के प्रोडक्टिविटी का टॉपिक था। प्रोडक्टिविटी सिंपल आपका ये एक्सप्लेन करता है कि आप किसी प्रोडक्शन साइकिल में कितनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। जिस तरह अक्सर कहा जाता है कि यार आप अपनी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बताएं, तो अगर आप फ़र्ज़ करें ओवरऑल कोई पेपर्स प्रोड्यूस करते हैं तो आप बता दें कि जी हम 100 पेपर्स जो हैं दिन में प्रोड्यूस करते हैं। या अगर सर्विस इंडस्ट्री से बात करूं, कोई हॉस्पिटल है, तो उसमें अगर प्रोडक्टिविटी पूछी जाए तो आप कह सकते हैं जी हम दिन में 200 पेशेंट्स जो है ना वो देख पाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिविटी होती है। तो ये था जी ओवरऑल आपका लेसन या लेक्चर नंबर 3, ठीक है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। इन केस आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओवरऑल मोटिवेशन होगी मेरी, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसी ओवरऑल सब्जेक्ट के बाकी लेक्चर्स भी जो है वो जल्दी से उसकी वीडियो जो है अपलोड कर सकूं, साथ ही साथ बाकी कोर्सेज़ की भी कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।